दोस्तों, जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसे आप हमारे सौरमंडल में मौजूद एक छोटा मिनी सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि इस गैस जाइंट के चारों ओर 80 से भी ज़्यादा मून्स ऑर्बिट करते हैं। पर इन सभी में कुछ मून्स बेहद ही खास हैं, जिन्होंने अपनी खासियतों की वजह से वैज्ञानिकों को हैरान किया हुआ है। ऐसा ही एक मून है आयो, जो कि हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे ज़्यादा जियोग्राफिकली एक्टिव सोलर बॉडी है। वैज्ञानिकों ने इस मून पर 400 से भी ज़्यादा वोल्केनोज की खोज की है, जिनमें से कुछ तो हमारे सौरमंडल में खोजे गए सबसे बड़े वोल्केनोज में से एक हैं। पर आखिर सूर्य से इतनी दूर मौजूद होने के बाद भी इस मून पर इतने सारे एक्टिव वोल्केनोज कैसे हैं? इस मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ था और क्या इस मून पर किसी प्रकार का जीवन मौजूद हो सकता है या नहीं, ये सब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और चलिए शुरू करते हैं। आइयो जुपिटर ग्रह का तीसरा सबसे बड़ा और इनर मोस्ट मून है, जो कि हमारे धरती के मून से थोड़ा ही बड़ा है। आइयो मून का रेडियस करीब 1821.6 किलोमीटर है। ये हमारे सौरमंडल का सबसे वोल्केनिकली एक्टिव सोलर बॉडी है, जिसके सरफेस पर हर समय 150 से भी ज़्यादा वोल्केनोज एक्टिव रहते हैं। और अगर इसकी दूरी की बात की जाए तो सूर्य से इसकी दूरी करीब 778 मिलियन किलोमीटर्स है, जिसके कारण इस मून तक हमारे सन के लाइट को पहुंचने में करीब 43 मिनट्स का समय लग जाता है। आइयो को यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो के साथ गैलीलियन मून माना जाता है, क्योंकि इनकी खोज महान इटालियन एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने की थी। रिकॉर्ड्स के अनुसार गैलीलियो गैलीली ने 8 जनवरी 1610 में अपने खुद के बनाए हुए टेलीस्कोप की मदद से इस मून को खोजा था। सूर्य से बेहद ही ज़्यादा दूरी पर मौजूद होने की वजह से शुरू में वैज्ञानिकों का मानना था कि यह अन्य जुपिटर मून्स के तरह ही एक इनएक्टिव आइसी मून होगा, जिसके सरफेस में किसी तरह की कोई हलचल नहीं होती होगी। और इन्हीं वजहों से शुरू में हमारे वैज्ञानिकों ने इस मून पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पर यह सब कुछ बदल गया जब सबसे पहले 1979 में वोएजर मिशन ने इस मून के फ्लाईबाय के दौरान इस मून के जियोग्राफिकली एक्टिव होने की बात दुनिया के सामने रखी। अध्ययन के दौरान वोएजर मिशन ने इस मून पर कई सारे एक्टिव वोल्केनोज और एक थिन एटमॉस्फेयर की खोज की, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने इस मून पर खास ध्यान देते हुए इस पर गहन अध्ययन करना शुरू किया और ये जानने की कोशिश में लग गए कि आखिर इस मून पर इतनी ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी के पीछे क्या कारण है। रीजंस फॉर एक्टिव वोल्केनोज। वोएजर मिशन द्वारा किए गए अध्ययन की मदद से 1979 में आइयो मून पर मौजूद वोल्केनोज के बारे में जब वैज्ञानिकों को पता लगा तो वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्योंकि इतनी संख्या में एक्टिव वोल्केनोज हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी मौजूद नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जुपिटर ग्रह का ये मून हमारे सन से 5.44 AU की दूरी पर मौजूद है, यानी हमारे पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से 5 गुना से भी ज़्यादा। ऐसे में इस मून को सूर्य से काफ़ी कम एनर्जी मिलती है, जिसका मतलब ये है कि इसके कोर में पैदा होने वाली इस हीट के पीछे सूर्य से आने वाली लाइट एंड एनर्जी का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, और इसे एनर्जी किसी दूसरे सोर्सेस से मिल रही है, जिसका पता वैज्ञानिकों को नहीं था। इसका एक सबूत ये भी है कि जुपिटर ग्रह के दूसरे मून्स, जो कि आइयो से भी ज़्यादा विशालकाय हैं, वह प्रॉपर लाइट एंड हीट एनर्जी ना मिलने के कारण पूरी तरह से बर्फ से जमे हैं और उनकी सतह पर कई किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर मौजूद है। इसलिए जब वैज्ञानिकों ने जुपिटर ग्रह का अध्ययन करने के लिए 1989 में गैलीलियो और फिर 2011 में जूनो मिशन को धरती से लॉन्च किया, तो इन मिशनों ने जुपिटर ग्रह को ऑर्बिट करते हुए इस अनोखे मून का करीबी से अध्ययन किया और इसके सरफेस और वोल्केनोज की कई डिटेल्ड तस्वीरें ली। कई सालों तक किए गए अध्ययनों और जुटाए गए डेटा की मदद से वैज्ञानिकों को समझ आया कि आइयो मून पर होने वाली वोल्केनिक एक्टिविटी के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि
कई सारे कारण मिलकर आयो मून पर होने वाली इन वोल्केनिक एक्टिविटी के पीछे अहम भूमिका निभाते हैं और आगे के वीडियो में हम ऐसे 2 इम्पॉर्टेंट कारणों के बारे में जानेंगे जो आयो मून की वोल्केनिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, जिसमें सबसे पहला कारण है जुपिटर ग्रह की बेहद ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और दूसरा सबसे बड़ा कारण है इसके पास से ऑर्बिट करने वाले जुपिटर ग्रह के दूसरे 2 चंद्रमा यूरोपा और गैनीमेड का आयो पर पड़ने वाला ग्रेविटेशनल इफेक्ट। तो चलिए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन दोनों ही कारणों की वजह से आयो मून जियोग्राफिकली इतना एक्टिव है। आयो जुपिटर ग्रह का इनर मोस्ट मून है जो कि इससे लगभग 4,21,600 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है और इसे जुपिटर का एक ऑर्बिट पूरा करने में केवल 42 घंटों का समय लगता है। वैसे ये दूरी आपको काफ़ी ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन जुपिटर ग्रह के आकार और उसकी ग्रेविटी के आगे ये दूरी काफ़ी ज़्यादा कम है। इसलिए जब आयो मून जुपिटर को ऑर्बिट करता है, हर समय उसे जुपिटर ग्रह के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का सामना करना पड़ता है। आयो मून जुपिटर ग्रह का चक्कर एक सर्कुलर ऑर्बिट की जगह एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में लगाता है। ऐसे में आयो मून पर पड़ने वाली जुपिटर ग्रह की ग्रेविटी भी इसके ऑर्बिट के दौरान कम और ज़्यादा दूरी के अंतर्गत कम और ज़्यादा होती रहती है। इस ग्रेविटेशनल फ्लक्चुएशन की वजह से आयो मून को लगातार एक पुश और पुल का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से इसका सरफेस और कोर लगातार हीट होता रहता है। इन एक्टिविटीज़ को और भी ज़्यादा तेज़ करने का काम करते हैं आयो के 2 पड़ोसी मून्स यूरोपा और गैनीमेड, जो कि आयो से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक से जुपिटर ग्रह को ऑर्बिट करते हैं, जिसके कारण इनकी ग्रेविटी का डायरेक्ट इफेक्ट भी आयो मून पर पड़ता है। आप कह सकते हैं कि आयो मून जुपिटर ग्रह के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी और उसके 2 पड़ोसी मून्स के ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच हो रहे रस्साकशी का शिकार हो जाता है, जो कि इस मून के रोटेशनल एक्सिस को काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल बना देता है और साथ ही इस प्रोसेस के दौरान आयो मून में काफ़ी ज़्यादा इंटरनल हीट भी पैदा होती है, जो कि इसके सरफेस से विशालकाय वोल्केनोज के रूप में बाहर आता है। आयो मून स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन। आयो हमारे सौरमंडल में मौजूद सबसे डेंस मून है, जो कि मुख्य रूप से सिलिकेट रॉक और आयरन से मिलकर बना हुआ है। ये काफ़ी अजीब है क्योंकि जुपिटर ग्रह के ज़्यादातर मून्स वाटर आइस और सिलिकेट से मिलकर बने हुए हैं। सालों तक किए गए अध्ययनों की मदद से वैज्ञानिकों ने आयो मून के इंटीरियर को लेकर कुछ मॉडल्स बनाए हैं, जिनके अनुसार आयो मून का क्रस्ट और मैंटल मुख्य रूप से सिलिकेट से बना हुआ है, तो वहीं इसका कोर आयरन या आयरन सल्फाइड से बना हुआ है। इसका कोर इसके मास का करीब 20% है, जो कि 300 से 600 किलोमीटर विशालकाय हो सकता है। इसके मैग्नेटिक मेजरमेंट्स और हीट फ्लो ऑब्जर्वेशंस के अनुसार इसके सरफेस से 50 किलोमीटर नीचे एक मैग्मा ओशियन मौजूद है। ज़्यादातर वैज्ञानिकों की माने तो जुपिटर ग्रह के ज़्यादातर मून्स की तरह ही आयो मून का फॉर्मेशन भी जुपिटर ग्रह के फॉर्मेशन के बाद बचे हुए मैटर से आज से 4 बिलियन सालों पहले हुआ था। पर आयो मून के इंटरनल स्ट्रक्चर पर की गई स्टडी बताती है कि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर और कोर हमारे सौरमंडल में मौजूद ज़्यादातर चंद्रमाओं की कोर की संरचना के बिल्कुल अलग है, क्योंकि आयो मुख्य रूप से पिघले हुए लोहे या लोहे के सल्फाइड कोर के आसपास सिलिकेट चट्टान से बना है और इसकी ऊपरी सरफेस सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड की ठंडी कोटिंग के साथ कवर है, जो लाखों सालों तक इसके सरफेस पर फटने वाले वोल्केनो से निकली है। इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस मून का निर्माण हमारे इनर सोलर सिस्टम में नहीं हुआ है। इसका निर्माण आउटर सोलर सिस्टम में हुआ था, जो कि किसी कारणवश हमारे इनर सोलर सिस्टम में आ गया होगा, जिसके बाद जुपिटर ग्रह ने अपने स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी की वजह से इसे अपनी तरफ खींच लिया, जिसके बाद ये जुपिटर ग्रह को ऑर्बिट करने लगा। पर इस थ्योरी को बहुत कम सपोर्ट किया जाता है और ज़्यादातर वैज्ञानिक इसके निर्माण को जुपिटर ग्रह के निर्माण के साथ ही जोड़ते हैं, पर उनके पास भी इसके अजीबोगरीब इंटरनल स्ट्रक्चर और जुपिटर ग्रह के दूसरे मून से इसकी असमानताओं को लेकर कोई जवाब नहीं है। आयो मून सरफेस एंड वोल्केनोज।
आईओ मून का सरफेस मुख्य रूप से सल्फर और सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारे सौरमंडल का सबसे डेंस मून है। जूनो स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई इमेजेस में हम इसकी सतह पर कई बड़ी चट्टानों को देख सकते हैं, जिनका निर्माण वोल्केनो से निकलने वाले लावा के ठंडे होने पर हुआ है। इसके अलावा इसकी सतह वैसे तो मुख्य रूप से चट्टानी है, पर उसके ऊपर कई किलोमीटर मोटी सल्फर डाइऑक्साइड की परत मौजूद है, जो लाखों सालों के सैकड़ों ज्वालामुखी के लगभग हर रोज फटने से इसकी सतह पर जमा हुई है। इसकी सरफेस पर मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड की परत भी दो तरह की है, जिसमें सबसे नीचे वाली परत काफ़ी मोटी और मजबूत है, तो वहीं इसके ऊपर मौजूद दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड की परत काफ़ी पतली और रिएक्टिव है, जिसके कारण जब आईओ सूर्य के प्रकाश में वापस आता है तो जमी हुई सल्फर डाइऑक्साइड एक बार फिर गैस में बदल जाती है और इसके एटमॉस्फेयर में मून के चारों तरफ घना बादल बना देती है और बाद में ठंडी होने के बाद दोबारा से इसकी सरफेस पर गिरकर जम जाती है और ये रिएक्शन इसी तरह डे एंड नाइट के साइकिल में चलती रहती है। एक स्टडी के अनुसार आईओ मून पर 400 से भी ज़्यादा वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें से 150 वोल्केनोज आज भी एक्टिव हैं, जिनमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है। इनमें से कुछ वोल्केनोज तो इतने शक्तिशाली हैं कि इनमें से निकलने वाले गैस इसके सरफेस से सैकड़ों किलोमीटर तक ऊपर जाते हैं। इनसे निकलने वाला लावा मुख्य रूप से बेसाल्ट सिलिकेट्स, आयरन और मैग्नीशियम रिच कंपोजिट्स होते हैं, जो कि कई सैकड़ों किलोमीटर लंबा लावा फ्लो बनाते हैं। इस ग्रह के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है लोकी पटेरा। इस ज्वालामुखी का फैलाव 202 किलोमीटर तक है। अकेला यही ज्वालामुखी आईओ की हीट का 25% हिस्सा पैदा करता है। इसकी वजह से आईओ के बहुत बड़े इलाके में लावा की झीलें बनी हुई हैं। आईओ मून के सरफेस पर कई विशालकाय माउंटेन्स भी मौजूद हैं, जिनकी संख्या 100 से 150 के बीच है। इनकी एवरेज ऊंचाई 6 किलोमीटर है, जिनमें से कुछ माउंटेन्स 18 से 20 किलोमीटर तक ऊंचे हैं। लगभग सभी माउंटेन्स का निर्माण आईओ मून पर होने वाले टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से हुआ है। आईओ एटमॉस्फेयर। आईओ मून के पास एक न के बराबर एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो कि मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें सल्फर मोनोक्साइड, सोडियम क्लोराइड और ऑक्सीजन की भी कुछ मात्रा मौजूद है। आईओ मून पर मौजूद ज्वालामुखियों से लगातार इसके एटमॉस्फेयर में लाखों टन सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहुंचती है। जब जुपिटर ग्रह के मैग्नेटोस्फेयर से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स इस आईओ मून से टकराते हैं, तो हमारे धरती की तरह ही आईओ मून पर भी ऑरोरे का निर्माण होता है। वैसे आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे वीडियो में हमने आईओ मून पर मौजूद 150 से ज़्यादा एक्टिव वोल्केनो और इसके सरफेस पर मौजूद लिक्विड लावा के बारे में बात की है, तो ऐसे में आखिर इस पर जीवन होने का सवाल कैसे उठता है? तो मैं आपको बता दूं कि कई नासा वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके लावा से भरे सतह के कई किलोमीटर नीचे लावा ट्यूब्स में माइक्रोस्कोपिक लाइफ मौजूद हो सकती है। और ऐसा वैज्ञानिक क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए हमें समझना होगा कि आखिर लावा ट्यूब्स होती क्या है। वैज्ञानिकों के मुताबिक जब भी किसी ग्रह या चंद्रमा पर लंबे समय तक वोल्केनिक एक्टिविटी चलती है, तो उनसे हजारों लाखों सालों तक ग्रह या चंद्रमा की सतह के नीचे लावा के बहने के चलते लंबी और गहरी सुरंगों का निर्माण होता है, जो समय के साथ सूख जाते हैं और ठंडे हो जाते हैं। हमारे चंद्रमा और हमारी पृथ्वी पर भी इसी तरह की बहुत सी लावा ट्यूब्स मौजूद हैं और कई रिसर्च में ये साबित हो चुका है कि इन लावा ट्यूब्स में कई बार टेम्परेचर किसी तरह के लाइफ के डेवलप होने के लिए सूटेबल होता है। नासा के कई स्पेसक्राफ्ट्स के फ्लाईबाय द्वारा मिले हुए डेटा से ये साबित हो चुका है कि आईओ मून पर भी कई विशाल लावा ट्यूब्स मौजूद हैं। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि इनमें से किसी लावा ट्यूब्स का एनवायरनमेंट, टेम्परेचर और कंडीशन किसी तरह के माइक्रोस्कोपिक लाइफ के डेवलप होने के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होगा और हो सकता है कि वहाँ पर किसी तरह का लाइफ भी मौजूद हो, जो कि हम इंसानों की नज़रों से दूर कहीं छिपा हुआ है। आईओ मून फ्यूचर मिशन।
आईओ मून का सबसे पहले करीबी से अध्ययन करने वाले मिशन नासा के पायोनियर 10 और पायोनियर 11 थे, जिन्होंने दिसंबर 1973 और दिसंबर 1974 को इस मून के फ्लाईबाई को अंजाम दिया था। इन मिशनों ने आईओ के मास, कॉम्पोजिशन, एटमॉस्फेयर को लेकर कई अहम जानकारियां वैज्ञानिकों को भेजी। इसके बाद 1979 में नासा के ही वोएजर 1 और वोएजर 2 मिशनों ने इस मून के क्लोज फ्लाईबाई को अंजाम दिया। इस फ्लाईबाई के दौरान वोएजर मिशनों ने आईओ मून के सरफेस की कई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली और उन्हें धरती पर मौजूद वैज्ञानिकों तक भेजी। इन तस्वीरों के जरिए वैज्ञानिकों को आईओ मून के सरफेस फीचर्स जैसे कि मल्टी कलर्ड लैंडस्केप, माउंटेन्स, लैक ऑफ क्रेटर्स, पॉसिबल वोल्केनोज और लावा फ्लोस का पता चला। इसके बाद नासा ने पहली बार जुपिटर ग्रह पर एक ऑर्बिटर मिशन भेजा, जो कि 1995 में इस मून के ऑर्बिट में पहुंचा। इसने आईओ मून के इंटीरियर और उसके कोर के बारे में कई खुलासे किए। साथ ही इस मिशन ने पिलन पैटेरा वोल्केनो पर हुए इरप्शन का भी अध्ययन किया। 1997 से लेकर 2002 के बीच गैलीलियो मिशन करीब 6 बार आईओ मून के करीब से होकर गुजरा, जिस दौरान इसने इसके सरफेस पर होने वाले जियोलॉजिक प्रोसेसेस और एक्टिविटीज का अध्ययन किया। इसके बाद दिसंबर 2000 में कैसिनी मिशन सैटर्न ग्रह की ओर अपने सफर के दौरान जुपिटर सिस्टम के करीब से होकर गुजरा। इस दौरान इसने इस मून पर कुछ नए प्ल्यूम्स और इसके एटमॉस्फेयर में आने वाले ऑरोरास की भी खोज की। इसी तरह फरवरी 2007 में न्यू हॉराइजन्स मिशन प्लूटो और कुइपर बेल्ट के अपने सफर के दौरान आईओ मून के करीब से होकर गुजरा। इस दौरान इसने इस मून के सरफेस पर कई सारे प्ल्यूम्स और वोल्केनोज का अध्ययन किया और उनकी कई डिटेल्ड तस्वीरें ली। वर्तमान समय में जूनो मिशन जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, लगातार क्लोज फ्लाईबाई के जरिए इसका अध्ययन कर रहा है। वर्तमान समय में यूरोपियन स्पेस एजेंसी 2023 के अंत में जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन को लॉन्च करने की योजना पर काम कर रही है। ये भले ही आईओ मून को फ्लाईबाई नहीं करेगा, पर इसमें मौजूद इंस्ट्रूमेंट्स आईओ के सरफेस पर होने वाले वोल्केनिक एक्टिविटी और कॉम्पोजिशन का करीबी से अध्ययन करेंगे। आईओ वोल्केनिक ऑब्जर्वर नासा के 13th डिस्कवरी प्रोग्राम के प्रपोज किया गया एक मिशन था, पर इस मिशन को फाइनल राउंड्स में नहीं चुना गया। अगर इस मिशन को फाइनल राउंड्स में चुन लिया जाता तो फिर इसे 2021 में लॉन्च किए जाने की योजना थी, जो कि 2026 में जुपिटर ग्रह पर पहुंचता। यह जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में रहकर आईओ मून के फ्लाईबाई को अंजाम देता। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।